हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ ये हो रही है कि एक र्यूमर है कि क्या चाइना जो है वो यूएस की ट्रेजरीज को डंप कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो बॉन्ड प्राइसेस हैं वो फॉल कर रहे हैं और जो यील्ड है 10 ईयर जो यील्ड है, जो यूएस ट्रेजरी का जो बॉन्ड है, 10 साल का जो ट्रेजरी बॉन्ड है, उस पे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। तो उसका क्या इम्पैक्ट है? मतलब क्या ये चाइना जानबूझ के कर रहा है? और ये इतना थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो आप क्रिप्टो में हो, बिटकॉइन में हो, मान लिया, लेकिन आप कोई एलियन सब्जेक्ट में नहीं हो। आपकी जो एसेट्स हैं उनको मैक्रो जो है वो उसका नुकसान होता है, मैक्रो उसको इम्पैक्ट करता है, मैक्रो उसको फ़ायदा भी पहुँचाता है। तो ये चीज़ों की समझ को थोड़ा धीरे-धीरे बढ़ाओ, और इस चैनल पे कोशिश ये रहती है कि आपको आसानी से समझाने की कोशिश की जाती है। इस वीडियो में मैं आपको येन कैरी ट्रेड के बारे में भी बताऊँगा कि किस तरीके से येन कैरी ट्रेड भी इम्पैक्ट कर सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जापान सबसे ज़्यादा जो यूएस की ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, उनको जो अगर होल्ड करता है, तो वो जापान होल्ड करता है। अब जापान क्यों करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चाइना क्यों नहीं करता, रशिया क्यों नहीं करता, यूके क्यों नहीं करता, उसका भी कारण है। और अगर जापान ने भी यूएस ट्रेजरीज़ को अगर डंप करना शुरू करा और अपना यूएस से पैसा निकल के अगर जापान में वापस उस जाना शुरू हो गया, तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट होगा? अगर येन जो है वो डॉलर के सामने अगर स्ट्रॉन्ग होने लगा, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? आप सोचिए कि अगर यूएस ट्रेजरी के अंदर अगर जापान का और चाइना का मिला के अगर 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर तो इन 2 देशों का ही है। अगर यहाँ से ट्रेजरीज़ डंप होने लग गई, तो ओवरऑल यूएस की मार्केट में भूचाल आ जाएगा। यहाँ तक कि वहाँ की जो स्टॉक मार्केट्स हैं, यूएस ट्रेजरी के जो बॉन्ड्स के जो प्राइसेज़ हैं, वो फ़ॉल होना शुरू हो जाएँगे, और लिटरली जो बैंकिंग इंफ्रा है, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक्स है, यूएस की इकोनॉमिक्स हिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि चाइना या जापान ये करेंगे तो वो जानबूझ के करेंगे। चाइना हो सकता है जानबूझ के करने लगे, जापान को मजबूरी में करना पड़े, कोई चांस नहीं बचेगा, वहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है क्या? इसको समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कोशिश करूँगा कि ईज़ी से ईज़ी तरीके से आपको समझाने की, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो जार्गन्स हैं, वो इतने कॉम्प्लेक्स बना दिए गए हैं कि आम आदमी को समझ आते नहीं। आम आदमी कहता है, "छोड़ यार, मेरे बस की नहीं है। या ठीक है यार, छोड़ना यार, दिमाग कौन लगा रहा है?" नहीं, दिमाग लगाना ज़रूरी है, क्योंकि देखो आपको ये चीज़ें अगर समझ में आ जाएँगी, तो आप एक बेहतर इन्वेस्टर भी हो जाओगे। मैं क्रिप्टो की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आज की डेट में क्रिप्टो हो या इक्विटी हो या स्टॉक्स हो, ये दोनों आपस में, इन सबको मैक्रो इम्पैक्ट करता है। मैक्रो गोल्ड को भी इम्पैक्ट करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टॉक्स को भी इम्पैक्ट करती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्रिप्टो को भी उतना ही इम्पैक्ट करती है। तो इसलिए आपको समझ में आना ज़रूरी है। थोड़ा-सा बैकग्राउंड मैंने दिया, अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं सबसे पहले शेयर करता हूँ कि आपको पता है इतना आसान नहीं है कि अमेरिका ने डिसाइड कर दिया कि 104% टैरिफ हम लगा देंगे। अमेरिका के चाइना के ऊपर 104% टैरिफ लगा देंगे। अमेरिका के अंदर भी तो कारखाने हैं, उनके अंदर भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उनको भी काफ़ी सारा इनपुट, अगर वो कोई चीज़ बनाते हैं, तो उनके काफ़ी कंपोनेंट्स चाइना से ही आते हैं। चाइना को बीट करना इतना आसान नहीं है। अगर चाइना पे आपने 104% का टैरिफ लगा रहे हो, तो मतलब आप यही तो कह रहे हो ना कि चाइना से जो चीज़ आ रही है वो डबल द प्राइस हो गई। अगर कोई चीज़ डबल द प्राइस हो गई, तो क्या होगा? वहाँ के जो अमेरिका के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज़ जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसमें चाइना का कंपोनेंट यूज़ होता है, वो भी तो महँगी हो जाएगी। तो अगर उससे बचना है, तो रातों-रात अमेरिका को चीज़ें वो प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। क्या वो प्रोड्यूस कर सकता है? आप देखो ना कि चाइना किस स्केल पे प्रोडक्शन को ले गया है। आज आपकी डेट में अगर मैं आपको बताऊँ, चाइना दुनिया का 54% जो स्टील है, वो चाइना प्रोड्यूस करता है। अगर आप देखो तो सीमेंट को अगर आप देख लो, तो सीमेंट के अंदर भी दुनिया 50% दुनिया का सीमेंट चाइना प्रोड्यूस करता है। दुनिया का 50% फ्लैट ग्लास चाइना प्रोड्यूस करता है। एल्युमिनियम में दुनिया का 1/3 एल्युमिनियम चाइना प्रोड्यूस करता है। दुनिया का कोल 52% चाइना प्रोड्यूस करता है। आप सोलर मैन्युफैक्चरिंग में आ जाओ, सोलर पैनल्स में आ जाओ, 80% चाइना प्रोड्यूस करता है। टेक्सटाइल में आ जाओ, 44% चाइना प्रोड्यूस करता है। शूज़, टॉयज़, चलो ये चीज़ें छोड़ दो, जो चीज़ें इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं उसमें केमिकल्स 44% चाइना प्रोड्यूस करता है। नाइट्रोजन 50% चाइना प्रोड्यूस करता है। प्लास्टिक 33% चाइना प्रोड्यूस करता है। मैं ये फिगर्स क्यों बता रहा हूँ? ये बहुत फिगर है, इंपॉर्टेंट है ये वाली। चाइना जो है दुनिया का 58% जो जहाज़ है, वो चाइना प्रोड्यूस करता है। तो इतनी बड़ी कैपेसिटी चाइना प्रोड्यूस करता है, आप रातों-रात कर पाओगे?
आप कर ही नहीं पाओगे। आपने जो ये कदम उठाया है डोनाल्ड ट्रंप ने और जो दुनिया को वो कह रहा है कि मैंने तो टैरिफ लगा दिए हैं, नाउ दुनिया जो है वो ये कह रही है, नेशंस जो हैं दे आर अबाउट टू किस माय एस। इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह का अहंकार, इस तरह की एरोगेंस, मतलब ये कौन से भाषा है यार? आप कौन-सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो? लिटरली ये जो डॉलर का जो डोमिनेंस है, मैं आपको आज बता रहा हूँ। आपको पता है ये एक्चुअली में तो बहुत इम्पोर्टेंट हुआ है। टैरिफ लगाने के साथ-साथ जिस तरह की भाषा और एटीट्यूड का इस्तेमाल हो रहा है, ये दुनिया के को इकट्ठा करने में हेल्प करेगा। पूरी दुनिया अब अपने विचारों को, अपनी डिफरेंसेस को खत्म करेगी। कोई बड़ी बात नहीं है, ब्रिक्स नेशन के अंदर जो डिफरेंसेस हैं इंडिया, चाइना के या रशिया के आपस के जो डिफरेंसेस हैं उनको खत्म करके ये कहा जाएगा कि यार अब हमें डॉलर की जो ये डोमिनेंस है, ये जो भाषा है, ये जो लैंग्वेज है, गोइंग फॉरवर्ड ये नहीं चाहिए। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा, हर देश अब ये कहेगा कि यार हमें डोमेस्टिकली अपनी कंज़म्पशन को स्ट्रॉन्ग करना है। कल को किसी देश ने टैरिफ लगा दिया, तो हम अपने देश में अपने नागरिकों को समृद्ध करते हैं, ताकि उनकी इनकम को बढ़ाते हैं, ताकि जो हम प्रोड्यूस करें वो खुद ही कंज़्यूम कर लें। हम बाहर एक्सपोर्ट तभी करते हैं ना जब हमारे यहाँ कंज़म्पशन लो है। जब हमारे यहाँ पे कंज़म्पशन हाई हो जाएगी, हर आदमी समृद्ध होगा, हर आदमी की इनकम बढ़ेगी, तो वो चीज़ों को कंज़्यूम करेगा डोमेस्टिकली। डोमेस्टिकली कंज़म्पशन तभी बढ़ेगी जब पर कैपिटा इनकम हम लोगों की बढ़ाएँगे। तो ये देश अब अपने-अपने जो देश हैं, चाइना, इंडिया, ये सब लोग अपने देश में पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ाने पे फ़ोकस करेंगे, ताकि हमारे देश के अंदर खुद कंज़्यूम हम करें, हम एक्सपोर्ट पे निर्भर ना हों। अगर हमारी खुद की कंज़म्पशन स्ट्रॉन्ग है, तो हम खुद में एक समृद्ध नेशन होंगे। साथ में हम अमेरिका के साथ-साथ और देशों को भी एक्सपोर्ट करें, राइट? और दरवाज़े खोलें। अब अमेरिका को हम एक्सपोर्ट भी इसीलिए करते हैं, समझिए बात को, क्योंकि वहाँ से डॉलर आता है, क्योंकि डॉलर एक ग्लोबल रिज़र्व करेंसी है। तो ये जो जो डोमिनेंस है, इसको ब्रेक करने के लिए दुनिया कहीं न कहीं इकट्ठी होगी। खैर मैं इसमें अलग से कभी वीडियो बनाऊँगा, बट जस्ट मैं आपको एक एक बेसिक एक फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे चेंजेस बहुत आएँगे इस एपिसोड से दुनिया में। चाइना को हराना इतना आसान नहीं है। और एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, चाइना ने एक और चीज़ कर दी है, जिसको मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, जाते-जाते, मतलब अभी और आगे चल रहे हैं वीडियो में, कि चाइना ने कहा कि ठीक है तुम मेरे पे टैरिफ-टैरिफ खेलो। चाइना ने कल एक न्यूज़ दी, वहाँ से न्यूज़ आ रही है कि 1 सितंबर 2025 से केजी क्लास से 10th क्लास तक एआई की एजुकेशन मैंडेटरी कर दी है। हर साल 8 घंटे मिनिमम आपको छोटे बच्चों को एआई की एजुकेशन देनी है, मैंडेटरी कर दी है केजी क्लास से। तो वो प्रिपेयर कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं। वो नहीं जा रहे पास्ट में, वो नहीं जा रहे किसी और चीज़ में। कह रहे हैं यार हम हमें अगर दुनिया में लीड करना है, आज से अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी में पढ़ाते हैं, फालतू की जो चीज़ें हैं उनको साइड करते हैं। लेट्स टीच आवर चिल्ड्रन एआई, जो ताकि हम दुनिया में लीड कर सकें। ये जो डोमिनेंस है, ये जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल है, इसका जवाब हम फ्यूचर में देंगे, हमारे बच्चे देंगे। हमारे बच्चों को आज से हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, राइट? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सोच होनी चाहिए किसी भी देश की, कि अपने बच्चों को शु शु मतलब 10 साल के आगे के लिए प्रिपेयर करना, कि हम दुनिया में कैसे लीड करेंगे। हम दुनिया में किसी के प्रेशर में या किसी के बर्ताव में या किसी की ऐसी भाषा को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम खुद में समृद्ध होंगे, हमारा हर नागरिक समृद्ध होगा, हमारा हर नागरिक की पर कैपिटा इनकम हाई होगी, हमारा हर नागरिक इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि दुनिया में अलग पहचान बनेगी हमारे देश की, क्योंकि हमारी कंजम्पशन स्टोरी जो है, वो अव्वल दर्जे की होगी। पूरी दुनिया उसको देखेगी कि यार क्या करा इन्होंने ऐसा, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, और ये मुझे लगता है कि टैरिफ वॉर के बाद काफ़ी सारी जो देश हैं, काफ़ी सारी जनता, पॉलिटिशियंस जगेंगे, राइट? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं कि भई देखो दुनिया में ना जो ट्रेज़रीज़ हैं, वो हैं किसके पास? यूएस की जो ट्रेज़रीज़ है ना, वो उसको जो यूएस की ट्रेज़रीज़ को जो सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है, वो है नंबर 1 जापान की। जापान के पास यूएस की ट्रेज़रीज़ जो हैं करीब 1.05 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है। चाइना के पास दूसरे नंबर पे है 760 बिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद यूके के पास है 753, लक्ज़मबर्ग के पास 454 बिलियन यूएस डॉलर, कनाडा के पास 328 बिलियन यूएस डॉलर। ये तो नंबर 1 पे जापान है, नंबर 2 पे चाइना है। यहाँ तक आप समझ गए? अब हम आगे चलते हैं। देखिए, र्यूमर ये आ रहा है कि चाइना ने ये जो यूएस के अंदर जो है,
वो इंटरेस्ट रेट जो है ट्रेजरी बॉन्ड जो 10 साल के उस पे अचानक इंटरेस्ट रेट बढ़ गया क्योंकि वहाँ बॉन्ड प्राइसेस फॉल हो रहे हैं। बॉन्ड प्राइसेस क्यों फॉल हो रहे हैं? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की गेम होती है। जब आप बिकवाली ज़्यादा होगी, राइट, तो प्राइस किसी भी बॉन्ड का फॉल करेगा। अब इसको बेच कौन रहा है? बेच जापान तो रहा नहीं है, र्यूमर ये है कि चाइना बेच रहा है। अब इसमें तरह-तरह की र्यूमर्स है। ये भी सोशल मीडिया पे जैसे ये चीज़ है कि भई पता था कि चाइना को पता है कि एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रम्प चाहता है कि इंटरेस्ट रेट्स कम हो। यही तो चाहता है। उसने कहा ठीक है हम इसको सबक सिखाते हैं। उन्होंने क्या करा कि चाइना ने 50 बिलियन यूएस डॉलर की ट्रेज़रीज़ को मार्केट में बेच दिया क्योंकि उनके पास 700 साढ़े 700 बिलियन यूएस डॉलर की तो अभी भी है। किसी ज़माने में ये 1 ट्रिलियन से ज़्यादा की होती थी। धीरे-धीरे वो कम कर रहे हैं अपनी डिपेंडेंस अमेरिका पे। उनको पता है एक दिन अमेरिका से हम भिड़ेंगे। साढ़े 700 बिलियन यूएस डॉलर में से 50 बिलियन यूएस डॉलर की ट्रेज़री उन्होंने उन्होंने सेल कर दी। जब सेल करी तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, बॉन्ड प्राइसेस फॉल हुए। जब भी बॉन्ड प्राइस फॉल होते हैं, राइट, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो जैसे ही बॉन्ड प्राइस फॉल हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। मैं इसको थोड़ा और यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत अच्छा ये ट्वीट है। 30 ईयर का जो ट्रेजरी यील्ड है वो 5% से ऊपर वहां पे बढ़ हो गई है अमेरिका में। कैसे ये मैटर क्यों करता है? समझिए बात को। हो क्या रहा है? चाइना यूएस ट्रेजरी को सेल कर रहा है। अभी र्यूमर है, चाइना ने कंफर्म नहीं किया, बट मार्केट में सारे पंडित ये कह रहे हैं कि चाइना इज सेलिंग यूएस ट्रेजरीज। ठीक है। अब दो ये अब ये अचानक जो वहां पे 10 ईयर की जो यील्ड है वो उसमें जंप आया, 5% से ऊपर की यील्ड है। हाई इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब है? हाई इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है कि अगर यूएस गवर्नमेंट को पैसा जब बोरो करना होता है तो वो बॉन्ड इशू करता है। अब बॉन्ड इशू करता है तो उसमें अगर 5% इंटरेस्ट रेट है तो मतलब अमेरिका को लोन लेना अब महंगा पड़ेगा। बेसिकली अब उसको 5% का देना है। ये अगर 2% होगा तो उसको कम सस्ते में लोन मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प चाहता है कि इंटरेस्ट रेट्स कम हो ताकि उसको भी डेट को रीफाइनेंस करना है 8.5 ट्रिलियन का। फ्यूचर में उसको भी पैसे चाहिए। अब वो हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे चाइना ने स्मार्ट मूव कर दी कि ऐसी की तैसी लो, हमने ट्रेजरी बॉन्ड सेल कर दिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या है कि भैया वहां पे बिजनेस लोन, स्टॉक प्राइसेस सब पे असर पड़ेगा। और चाइना जो है वो बहुत बड़ा यूएस ट्रेजरी को आज भी ओन ओन करता है। अब इससे क्या होगा कि पूरी की पूरी जो बोरिंग है वो एक्सपेंसिव हो गई, स्टॉक मार्केट में प्रेशर होगा। और इससे होगा क्या, इससे सब पे असर पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ इस पे इंडिया पे भी बहुत असर पड़ेगा। इससे होगा क्या कि इससे डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा और डॉलर स्ट्रांग होने से क्या है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। ठीक है, कैसे? आप समझिए। जब आप समझिए इस बात को कि अगर यूएस की ट्रेजरीज में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने लगेगा तो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के, जो एफआईआईज होती हैं वो स्टॉक मार्केट से पैसा निकालेंगे। वो कहेंगे यार अमेरिका का अंदर अमेरिका की गवर्नमेंट के बॉन्ड में अगर मुझे 4% मिल रहा है तो मैं स्टॉक मार्केट में क्यों रहूंगा, मैं इमर्जिंग मार्केट्स में क्यों रहूंगा, मैं रिस्की मार्केट्स में क्यों रहूंगा। मैं वहां से पैसा निकालूंगा और मैं यूएस की ट्रेजरीज में इन्वेस्ट कर दूंगा। तो एफआईआई पैसा निकालना शुरू करते हैं, डॉलर स्ट्रांग हो जाता है। तो डॉलर स्ट्रांग होने से आपके इंपोर्ट्स पे भी आपका फ़र्क पड़ता है, राइट? क्योंकि अगर डॉलर स्ट्रांग है तो आपको ज़्यादा करेंसी प्रिंट करनी पड़ेगी। इंडिया नेट इंपोर्टर है, इंडिया की सबसे बड़ी डिपेंडेंस है हमारी गोल्ड पे, ऑयल पे। तो अगर डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा तो हमें ज़्यादा पैसे प्रिंट करने पड़ेंगे। वो हमारा जो इंपोर्ट्स हैं वो महँगे हो जाएँगे, तो जिससे ऑब्वियसली हमारे इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट हो जाएगा। इन्फ्लेशन पे महँगाई की दर जो है हमारी काफ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है? तो इसका इंडिया पे भी इम्पैक्ट आएगा। इंडिया पे तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, साथ में ऐसा नहीं कि अमेरिका के स्टॉक मार्केट पे नहीं आएगा। क्योंकि जब अमेरिका में भी जब स्टॉक्स मार्केट में जब ये रियलाइज़ होगा कि यार 4.5% का ट्रेजरी बॉन्ड पे अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो रिस्की स्टॉक्स के अंदर क्यों रहे? तो स्टॉक्स तो बहुत वॉलेटाइल है। तो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो अपना पैसा निकाल के ट्रेजरी बॉन्ड में मूव करना शुरू कर देते हैं, तो स्टॉक मार्केट वहाँ पे भी क्रैश होगी। तो चाइना की एक सिंगल मूव से स्टॉक मार्केट्स पूरी दुनिया की क्रैश हो सकती है। मतलब इंडिया से एफआईआईज़ पैसा निकाल रहे हैं, इमर्जिंग मार्केट से एफआईआईज़ पैसा निकाल रहे हैं, वापस जो है वो पैसा वहाँ ट्रेजरी बॉन्ड्स में जा रहा है यूएस की, स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो रही हैं, उधर से अमेरिका की स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो रही है और क्रिप्टो की मार्केट भी क्रैश होगी। क्योंकि अल्टीमेटली क्रिप्टो के अंदर भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहेंगे कि यार इतनी वॉलेटाइल स्पेस से अभी जो मार्केट के अंदर कुछ अनसर्टेनिटी है, हमें पैसा निकाल के यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स में हम पैसा डाल देते हैं। तो उससे पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स जो है वो क्रैश हो सकती हैं। और यूएस के लिए प्रॉब्लम क्या है? इंटरेस्ट रेट्स, उनकी जो बोरिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। सो दे दे आर ऑलरेडी अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, दे आर ऑलरेडी अंडर अ लॉट ऑफ डेट, दे आर ऑलरेडी सर्विसिंग देयर डेट। मतलब जो इंटरेस्ट वो पे कर रहे हैं, उनका
उनका डेट ऑलरेडी मैच्योर हो रहा है 2025 में, जहाँ 8.5 ट्रिलियन उनको देने हैं, उसकी भी उनको रीफाइनेंसिंग करनी है डोनाल्ड ट्रम्प को, तभी तो वो ये सब लड़ाई लड़ रहा है ना। वो चाहता है कि इंटरेस्ट रेट कम हो ताकि 8 साढ़े 8 ट्रिलियन जो उसने पे ऑफ करना है, वो उसको 0% के आसपास जो है वो मिल जाए। लेकिन इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं होंगे इस मूव से। बहुत ही शातिर मूव है चाइना की तरफ से। ये लड़ाई आप देख रहे हो, आज की जो लड़ाई है ना अब दुनिया में, वो फाइनेंस की लड़ाई है। वो वॉर जो है वो फाइनेंशियल वॉर है, या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वेपन है एक दूसरे के अगेंस्ट। और ये दिखा रहा है पूरी दुनिया में कि कितना कॉम्प्लेक्सिटी है दुनिया में, लेकिन इम्पैक्ट आप हो रहे हो और आप कह रहे हो कि मुझे समझना नहीं है। समझना आपको पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा आपको बार-बार समझना पड़ेगा, बिकॉज़ ये समझे बगैर आप राइट इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाओगे। और एक और चीज़ है जो खतरा और मंडरा रहा है, आपने ये देखा, आपने ये वाली खबर देखी, और एक और खतरा और मंडरा रहा है जापान में। जापान में क्या हुआ है कि जापान में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ठीक है? और जापान के अंदर इन्फ्लेशन इस वक़्त 3.7% है, जो कि वहाँ पे वो चाहते हैं कि इन्फ्लेशन 2% के करीब हो। बहुत टाइम से जापान अपने इंटरेस्ट रेट्स जो हैं जापान में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, एक बहुत टाइम से, मतलब ये, मतलब आप सोचो कि जो येन के वहाँ पे एक चीज़ है येन कैरी ट्रेड, येन कैरी ट्रेड का मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। जापान ना बहुत समय से एक डिफ्लेशन से गुजर रहा है। वहाँ पे जापान के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही। जापान पिछले 20, 25, 30 सालों से अपने इंटरेस्ट रेट्स को उसने नेग्लिजिबल रखा हुआ है। तो लोग क्या करते हैं, येन कैरी ट्रेड सिंपल है, 0% पे के आसपास पैसा उठाते हैं जापान से, और वहाँ से पैसा उठा के उसको दूसरी करेंसीज़ में कन्वर्ट करते हैं, खासकर यूएस डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, और उसको वहाँ की यूएस की ट्रेज़री बॉन्ड में डाल देते हैं। तो यूएस के ट्रेजरीज में अगर डाल दिया तो वहां पे मिल रहा है 4%, जापान में मिल रहा था 0.1% पे लोन लिया, राइट? 0.1% पे लोन लिया, 4 साढ़े 4% पे अगर यूएस ट्रेजरी में अगर मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो लोग यहाँ से जापान से लोन लेते थे और यूएस की मार्केट में पैसा डालते थे, राइट? तो ये येन कैरी ट्रेड था जो सालों से चला रहा है। आप सोचो कि अगर ये रिवर्सल हो जाए, अगर अचानक जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाए, तो क्या होगा? तो जब तो जो येन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ बताता हूँ। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो आपको समझनी चाहिए और जिसका खतरा दुनिया में मंडरा रहा है। अब आप देखो कि मैटर क्या है? मैटर ये है कि जापान के अंदर 3.7% का इन्फ्लेशन रेट है। ये इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है क्योंकि अमेरिका ने जापान पे भी टैरिफ लगाया है, तो और इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। जापान भी थोड़ा-सा नाराज़ हुआ है कि तुम्हारी यूएस ट्रेज़रीज़ तो मैं चलाता हूँ, ठीक है? आप ये यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देख सकते हो कि 1.01 ट्रिलियन के आसपास जापान होल्ड करता है। उसने ट्रेज़रीज़ तो मैं होल्ड करता हूँ, तुम मेरे पे टैरिफ लगा रहे हो। तो उसने उसने क्या करा है कि उसने एक सिग्नल दिया कि वो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। अब आप येन कैरी ट्रेड को ज़रा समझो। छोटे से एग्ज़ाम्पल से समझते हैं और आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि दुनिया में चल क्या रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इस एग्ज़ाम्पल को समझो। सपोज़ करो कि एक इन्वेस्टर है, उसने 100 मिलियन येन जो है, जापानीज़ येन, 0.1% इंटरेस्ट पे जापान में उसने लोन लिया, ठीक है? और उस टाइम जो जापानीज़ येन और यूएसडी का जो एक्सचेंज रेट था, वो 150 जापानीज़ येन मिलते थे 1 यूएस डॉलर के में, ठीक है? तो उसने क्या करा, उसने ये कन्वर्ट करा, मतलब अपने जो 100 मिलियन जापानीज़ येन को जब डॉलर में कन्वर्ट किया, 150 से जब डिवाइड करोगे तो उसका ये आपका डॉलर आ गया, ठीक है? $6,66,667 आ गए। उसने क्या करा, ये उठा के उसने यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया जहाँ 4% मिलता था, जहाँ पे उसको अर्निंग हुई $26,000 की, उसको इंटरेस्ट मिला 1 साल में। भाई बेस्ट केस में वो क्या करता था कि अगर ये सेम रहा, जो कि कई सालों से ये सेम चल रहा था, 150 जापानीज़ येन पर यूएसडी अगर सेम रेट पे अगर वो ये रहता है 1 साल बाद, तो होगा क्या कि बंदा क्या करेगा, अपना वापस आएगा जापान के अंदर जापानीज़ येन को, ठीक है? उसका जो इंटरेस्ट पे आउट है, उसका 100.1 मिलियन जापानीज़ येन उसको टोटल पे करना था, ठीक है? तो उसके पास क्या है, वो उसने अपना जो डॉलर में उसकी कमाई हुई थी, उसने उसको कन्वर्ट किया, राइट? उसने कन्वर्ट करने के बाद ये जापानीज़ येन में अपना 26,667 माइनस 667 $26,000 का उसको फ़ायदा हो जाता था। यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई कि अपना वापस वो बेस्ट केस में, जब उसने सेम अगर रेट रहता है जापान का, जापानीज़ येन का डॉलर के सामने, तो वो अपना पैसा जो उसने इनकम कमाई अमेरिका में, वो पैसे को वापस लेके आया, जापानीज़ येन में उसने कन्वर्ट किया। अगर हम इस एग्ज़ाम्पल में लेके लें तो उसको $26,000 का फ़ायदा हो जाता था अगर 100 मिलियन यूएस डॉलर 100 मिलियन जापानीज़ येन किसी ने लोन लिया हो जापान के अंदर।
रिस्क केस क्या है? अब सपोज़ करो कि जापानीज़ येन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मतलब $1 के सामने अब 150 जापानीज़ येन नहीं मिलेंगे, अब 120 जापानीज़ येन मिलेंगे, तो क्या होगा? अब वो वापस से अपनी जो अर्निंग है, मतलब जो लोन लिया था और जो इंटरेस्ट उसको मिला, वो वापस जब जापानीज़ येन में कन्वर्ट करता है, तो अब उसको 83.2 मिलियन जापानीज़ येन मिलेंगे। पहले वाले केस में जब 150 का 150 रहता है, तो उसको 100.1 मिलियन जापानीज़ येन मिल रहे थे, ठीक है? लेकिन अब उसको कितना मिलेगा? 83.2 मिलियन जापानीज़ येन। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? उसको 16.9 मिलियन जापानीज़ येन का नुकसान हो जाएगा। मतलब $1,40,000 का नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल में वो मनी को लूज़ कर देगा। समझ गए बात को? जैसे ही जापानीज़ येन स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो पैसे को लूज़ कर देंगे, इन्वेस्टर धड़-धड़ करके वहाँ से भागेंगे, यूएस ट्रेज़रीज़ को सेल करेंगे कि यार नुकसान ज़्यादा ना हो जाए और वो वापस से अपनी मार्केट में आ जाएँगे। समझ रहे हो ना? तो जापानीज़ येन स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? कोई भी देश की करेंसी स्ट्रॉन्ग अभी वो इसलिए नहीं है क्योंकि भई उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो है और वहाँ पे पैसा और अगर उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या लिक्विडिटी सक होगी। जापानीज़ येन जो मार्केट में है वो कम फ्लोट होगा, राइट? तो जापानीज़ येन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे ही जापानीज़ येन स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर से ये जो येन कैरी ट्रेड है इस पे फ़र्क पड़ेगा। यूएस ट्रेज़रीज़ को जो के अंदर जो पैसा लगा है जापानीज़ येन का वो सेल करेंगे लोग, वापस से अपनी मार्केट में आएँगे जापान के अंदर क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स अब ठीक मिलने लग गए, अब वहाँ पे प्रॉफ़िट मिलने लगा, प्लस नुकसान को बचाने के लिए वो वापस से आना शुरू हो जाएँगे। तो ये इस पे बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि यूएस जापान के अंदर बातचीत चल रही है कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते हैं क्योंकि इन जापान के अंदर जो इन्फ्लेशन है, भाई साहब वो 3.7% पहुँच गई है। उनका टारगेट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक ऑफ जापान का जो टारगेट है वो 2% का इन्फ्लेशन रेट का टारगेट है, राइट? तो मैं इतना डिटेल में आपको क्यों समझा रहा हूँ? मैं इतना डिटेल में आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये इतना आसान नहीं था टैरिफ लगाना। कि रात को एक बच्चा उठा उसने बोला मैं टैरिफ लगा दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, ऐसे नहीं होता भाई। दुनिया इतनी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है और इंटरकनेक्टेड होने की वजह से रिस्क भी इंटरकनेक्टेड है, रिस्क भी शेयर्ड है, फ़ायदे भी शेयर्ड है और ये इतना आसान नहीं है। आज जो डोनाल्ड ट्रम्प ये कह रहा है कि एवरी नेशन इज़ अबाउट टू किस माय एस इस तरह की लैंग्वेज सॉरी मैं यूज़ कर रहा हूँ बट ये प्रेज़िडेंट यूज़ कर रहा है। ये उसको खुद दिन में तारे नज़र आएँगे और इस सब का इलाज जानते क्या है? इसका इलाज क्या होना है? इसका इलाज ये होना है जब मार्केट्स के अंदर से ट्रस्ट लूज़ होगा। इधर से आपका यूएस ट्रेज़रीज़ के अंदर से पैसा निकलेगा। इधर से स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रही होंगी। पूरी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स पे असर होगा। ऐसा नहीं कि चाइना पे असर नहीं पड़ेगा। चाइना भी अपने मार्केट में कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए स्टिमुलस पैकेज इश्यू करेगा। इधर से यूएस के अंदर जब फेडरल रिज़र्व तब जाके जगेगा, बोलेगा यार ऐसा है कि कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, आई नीड टू टेक सम ड्रास्टिक स्टेप्स। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स को कट करेगा, सब करेगा, लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ करेंगे, मार्केट में कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करेंगे, स्टॉक मार्केट्स को फिर से बढ़ाएँगे। तो लास्ट जो होना वही है कि मैसिव लेवल पे प्रिंटिंग होनी है मनी की, स्टिमुलस पैकेज रिलीज़ होंगे, लिक्विडिटी इश्यू की जाएगी मार्केट के अंदर हर देश के द्वारा। ठीक है, अभी शायद हमारे इंडिया के अंदर भी इंटरेस्ट रेट जो है वो कम किया गया है, शायद आज ही की न्यूज़ है। तो हर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इंजेक्ट की जाएगी कि भैया मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस रिस्टोर करो और जब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी, तो उसके बाद आपको सबको पता है कि मोर मनी इंटो द मार्केट मीन्स मोर द स्पेकुलेटिव एसेट्स क्लास एंड मोर एसेट क्लास दे पंप, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे एवरीथिंग। बट ये कब होगा, कैसे होगा, हू ब्लिंक्स फर्स्ट ये मुझे नहीं पता। बट एंड स्टोरी यही है, ठीक है? और इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डू नॉट पैनिक, वेट फॉर सम टाइम, हैव पेशेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग और इन सब चीज़ों को गेज करो। मेरे इस चैनल के साथ बने रहो और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने कल से बहुत सब्सक्राइब किया है। फिर से थोड़ा-सा पुश और चाहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, एक बार ये चेक कर लीजिए कि आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं, प्लीज़ एक बार मेरे कहने पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपको पूरी करेक्ट, राइट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है, ठीक है? चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया है। एक बारी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।